क्या आप जानते हैं कि एक रणनीति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि छोटी सेना भी बड़ी सेना को हराकर विजय हो जाए। एक ऐसा युद्ध कौशल्य जिसने साम्राज्य को गिराया, नायकों को बनाया और आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इसे कहते हैं ऑब्लिक ऑर्डर। इतिहास के महानतम सेनापतियों ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसे थेब्स के पेमेनोंडस, प्रशिया के तब फ्रेडरिक द ग्रेट। ऑब्लिक ऑर्डर एक ऐसी रणनीति है जो ताकत के बजाय बुद्धिमत्ता पर आधारित है। हर जगह हमले करने के बजाय ये एक रणनीतिक वार करती है जहां सबसे ज़्यादा असर हो। इस वीडियो में हम ऑब्लिक ऑर्डर की गहराई में उतरेंगे, जैसे कि ये काम कैसे करती है, इसके प्रसिद्ध उदाहरण कौन से हैं और कैसे ये आज भी सैन्य रणनीति को प्रेरित करती है। तो चलिए युद्ध क्षेत्र में कदम रखते हैं और देखते हैं कि कैसे एक तिरछी पंक्ति ने युद्ध के नियमों को बदल दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेयर स्टोरी। आज की इस वीडियो में हम ऑब्लिक ऑर्डर के बारे में जानेंगे। ऑब्लिक ऑर्डर यानी तिरछा क्रम, तिरछे क्रम में आगे बढ़ने वाली सेना। एक ऐसी सेना जो छोटी होने के बावजूद भी अपने से बड़े सेना को हरा सकती है, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, चाहे दुगनी हो या तिगनी हो, लेकिन हरा सकती है। लेकिन कैसे? क्योंकि उनके पास एक ऐसी रणनीति है जिसे कहा जाता है ऑब्लिक ऑर्डर। एक ऐसी रणनीति जिसका उद्देश्य दुश्मन के कमज़ोर हिस्से को ढूंढना होता है, उसके ऊपर ज़ोरदार हल्ला करना होता है, उस हिस्से को तोड़कर दुश्मन को हराकर जीत हासिल करना होता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे सेना नायकों ने इस युद्ध नीति का उपयोग करके युद्धों को ना बल्कि जीता बल्कि इतिहास बदल के रख दिया। लेकिन ये ऑब्लिक ऑर्डर काम कैसे करती है, चलो एक बार देख लेते हैं। ऑब्लिक ऑर्डर की बुनियाद सटीकता और फोकस पर टिकी होती है। पूरे दुश्मन के मोर्चे पर समान रूप से हमला करने के बजाय सेनापति अपनी सबसे मजबूत सेना को एक तरफ केंद्रित करता है, जिससे निर्णायक स्थान पर भारी बढ़त बनाई जा सके। सेना का बाकी हिस्सा रक्षात्मक स्थिति में रहता है और दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए सीमित रूप से युद्ध में शामिल होता है। और कई बार ये एक तिरछी रेखा में आगे बढ़ता है ताकि कम से कम दुश्मन के साथ उनका युद्ध में सामना हो। इस बीच शक्तिशाली फ्लैंक एक जोरदार आघात करता है जो दुश्मन की पंक्ति को तोड़कर पूरे मोर्चे को तहस-नहस कर देता है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें ताकत से ज़्यादा रणनीतिक सोच का महत्व होता है। सफलता के लिए सही समय, अनुशासन और समन्वय अनिवार्य होते हैं, जिस वजह से ऑब्लिक ऑर्डर बैटलफील्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा असरदार होती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे ऑब्लिक ऑर्डर युद्ध नीति का उपयोग किया गया और युद्ध लड़े गए और जीते गए। लेकिन इतिहास में सबसे पहली बार इस युद्ध नीति का उपयोग प्राचीन ग्रीस के अंदर मिलता है, जहाँ पे थीबन जनरल पेमेनोंडस ने इस युद्ध नीति के सहारे उस वक्त के सबसे माइटी और एक इनविजिबल आर्मी कहे जाने वाले स्पार्टन आर्मी को हरा दिया था। और ये बात साबित कर दी थी कि चाहे सामने वाली आर्मी कितनी भी बड़ी और उसकी कितनी भी बड़ी रेपुटेशन क्यों ना हो, अगर आपके पास एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है और आपके पास डिसिप्लिन आर्मी है और एक बेहतरीन जनरल है, तो आप माइटी फोर्सेस को भी हरा सकते हैं। इस इतिहास की शुरुआत होती है प्राचीन ग्रीस से, जहाँ सारे ग्रीक कई सारे छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड थे, जिनमें सबसे पावरफुल स्टेट था स्पार्टा, जिनकी एक लंबी जंग चल रही थी एथेंस के साथ, जिसे हम सेकेंड पेलोपोनेस वॉर भी कहते हैं। इस जंग के अंदर स्पार्टा विजय होता है और इसके साथ स्पार्टा का वर्चस्व सारे ग्रीस स्टेट के ऊपर एकदम से आ जाता है। इस वजह से इनकी जो बढ़ती हुई भूख थी, जो स्पार्टन आर्मी का जो एक दबाव था, वो एक नए कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है और उनका सामना उनके ही पड़ोसी अब थीबन्स के साथ होने वाला था। उस वक्त जब दो आर्मी एक दूसरे के साथ लड़ती थी, तब उनकी जीत इस बात पर निर्भर करती थी कि किसकी सेना सबसे ज़्यादा मजबूत है, वेल आर्मर है एंड ट्रेनिंग के साथ उनकी संख्या कितनी है। इसमें सारे फैक्टर्स में स्पार्टन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे, जिस वजह से जब भी वो अदर स्टेट के साथ यानी ग्रीक स्टेट के साथ लड़ते थे तो हमेशा विजयी होते थे और उन्हें कभी ना हारने वाली आर्मी के रूप में देखा जाता था। लेकिन ये सारी बातें 371 बीसी में बदलने वाली थी, जब एक थीबन्स कमांडर ने उन्हें चैलेंज करता है और उस कमांडर का नाम था पेमेनोंडस। तो जब पेमेनोंडस अपने थीबन आर्मी के साथ स्पार्टन का मुकाबला करने ल्यूक्ट्रा के पास आ जाता है, तब बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा की शुरुआत होती है। जब बैटल की शुरुआत होती है तो एक तरफ थे स्पार्टन आर्मी, जिनकी सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स थी और जिन्हें अनबिटेबल आर्मी का दर्जा था,
तो दूसरी ओर थे ब्रिलियंट कमांडर पेमेनोंडस, जो कंपैरेटिवली वीक आर्मी को लीड कर रहे थे। उस वक्त तक क्या था कि अगर आर्मी ए आर्मी बी के साथ अगर लड़ाई में उलझी हुई है, तो अगर आर्मी ए ने अपने राइट फ्लैंक में उनके सबसे बेस्ट यूनिट्स अगर रखे हैं, तो आर्मी बी भी उनके राइट फ्लैंक के अंदर उनके सबसे बेस्ट यूनिट्स रखते थे, ताकि युद्ध के आखिर में दोनों बेस्ट यूनिट्स एक दूसरे के साथ लड़े और जो सबसे ज़्यादा संख्या में बेस्ट होगा या ताकतवर होगा वो जीत जाता था। लेकिन जब स्पार्टन ने ट्रेडिशनली उनके आर्मी को तैनात किया और उन्होंने उनके सबसे बेस्ट यूनिट्स राइट फ्लैंक में तैनात किए, तब पेमेनोंडस ने इस बार कुछ नया किया। उसने अपने सबसे बेस्ट यूनिट्स को, जिन्हें स्केयर बैंड कहा जाता है, उन्हें उनके ठीक सामने यानी स्पार्टन आर्मी के राइट फ्लैंक के सामने यानी लेफ्ट फ्लैंक के अंदर तैनात किया। लेकिन ये जब वो कर रहा था तो उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने क्या किया कि उसके पास जितनी आर्मी थी उसमें से अधिकांश लोगों को उसने सिर्फ एक ही फ्लैंक के अंदर तैनात किया, यानी उसके लेफ्ट फ्लैंक के अंदर तैनात किया। रेस्ट ऑफ द दो फ्लैंक यानी सेंटर एंड राइट को उसने कंपैरेटिवली वीक रखा। इससे क्या हुआ कि उसके लेफ्ट फ्लैंक काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी बेस्ट हो गया और साथ में उसके अंदर कुछ सबसे बेस्ट यूनिट्स यानी स्केयर बैंड 300 के नंबर्स में भी उसके पास थे। जब युद्ध की शुरुआत होती है तो पेमेनोंडस की ये जो स्ट्रैटेजी थी, यानी उसका एक लेफ्ट फ्लैंक को ज़्यादा ताकतवर बनाने की जो उसकी स्ट्रैटेजी थी वो काम करती है। जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है तो थीबन्स का लेफ्ट फ्लैंक स्पार्टन के राइट फ्लैंक के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना भयंकर था कि स्पार्टन का राइट फ्लैंक कम्प्लीटली क्रश हो जाता है, जिसके अंदर स्पार्टन के सबसे बेस्ट यूनिट्स तैनात थे। इसे देख के स्पार्टन के रेस्ट ऑफ द आर्मी भी पैनिक में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है और इस तरह से बैटल ऑफ लुट्रा के अंदर पेमेनोंडस की जीत हो जाती है। और इस जीत के साथ ये बात साबित हो जाती है कि भले ही स्पार्टन सबसे ताकतवर और सबसे अनबिटेबल आर्मी थी, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी और फॉर्मेशन का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को भी हराया जा सकता है। इस जीत के साथ यानी बैटल ऑफ लुट्रा की जीत के साथ स्पार्टन का डोमिनेंस इन ग्रीस से पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और एक नई मिलिट्री पावर सामने आ जाती है, जो थी थीबन्स। इस लड़ाई के बाद कई साल तक इस स्ट्रैटेजी के साथ कई फेमस जनरल्स ने लड़ाई लड़ी एंड जीती। लेकिन जो सबसे फेमस एग्जाम्पल हमें ऑब्लिक ऑर्डर का देखने को मिलता है वो 18वीं सदी में दिखता है, जब प्रशियन आर्मी ने अपने से 2 गुना बड़ी ऑस्ट्रियन आर्मी को मात दी थी और वो बैटल थी बैटल ऑफ लुतेन, जो कि 1757 में लड़ी गई थी। साल 1757 में प्रशिया के ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर फ्रेडरिक द ग्रेट एक विशाल ऑस्ट्रिया सेना के सामने खड़े थे, लेकिन सीधे आमने सामने लड़ने के बजाय उन्होंने चालाकी और युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसा दिखाया कि मानो उनकी सेना सामने से हमला करने वाली है, लेकिन चुपके से उन्होंने अधिकांश अपनी प्रशियन आर्मी को राइट फ्लैंक की तरफ तैनात किया और उनका इस राइट फ्लैंक ने बड़े तेज़ गति के साथ यानी बिजली की रफ्तार के साथ ऑस्ट्रियन आर्मी के लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर अटैक कर दिया। यह अटैक इतना भयंकर था कि ऑस्ट्रियन लेफ्ट फ्लैंक इस अटैक के सामने ढह गया, जिससे उनका सेंटर फ्लैंक एक्सप्लोज हो गया और ऑस्ट्रियन आर्मी का सेंटर फ्लैंक जब प्रशियन आर्मी के राइट फ्लैंक के साथ लड़ा तो वो भी हार गया और इस तरह से ऑस्ट्रिया की प्रशियन आर्मी के सामने हार हो गई। और इस जीत के साथ प्रशियन आर्मी यूरोप के अंदर एक ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर के तौर पर उभरी। इस जीत के अंदर भी फ्रेडरिक द ग्रेट ने ऑब्लिक ऑर्डर का ही इस्तेमाल किया था, जहाँ पे उनके सारे राइट फ्लैंक्स ने एक तरफ के एक साथ आके ऑस्ट्रिया के लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर अटैक किया था। ऑब्लिक ऑर्डर एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जो इसे युद्ध के मैदान में बेहद प्रभावी बनाती है। इसके प्रमुख ताकतें कुछ इस प्रकार हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसकी स्ट्रेंथ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। इस रणनीति में सबसे मजबूत सैनिकों को एक तरफ केंद्रित किया जाता है, जिससे दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ने के लिए ज़बरदस्त हमला किया जा सकता है, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसकी स्ट्रेंथ है, ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है। सेना का बाकी हिस्सा मिनिमम तौर पे दुश्मन के साथ युद्ध में उलझता है, जिससे दुश्मन के ऊपर प्रेशर बनाते हुए भी मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अनवांटेड लॉसेस को टालते हुए भी दुश्मन को हराया जा सकता है। इस स्ट्रैटेजी की तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है एक्सप्लॉइट द एनिमी वीकनेस। ये रणनीति विरोधी की कमजोरियों को निशाना बनाती है, जिससे वे रक्षात्मक स्थिति में आ जाते हैं और उनकी पंक्तियों में अफरा तफरी मच जाती है।
चौथी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है साइकोलॉजिकल एडवांटेज। एक तरफ से अचानक से किया गया हमला दुश्मन को डीमोरलाइज कर सकता है। इससे उनके फ्लैंक के अंदर पैनिकनेस आ सकता है और साथ में ये हमलावर फोर्सेस को एक साइकोलॉजिकल एज भी दे देता है। हालांकि ऑब्लिक ऑर्डर की कुछ कमजोरियां भी है। यदि इसे सही तरीके से लागू ना किया जाए या परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो ये विनाशकारी साबित हो सकती है। इसकी सबसे पहली कमजोरी है हाई डिपेंडेंसी ऑन लीडरशिप। इस रणनीति को कुशल नेतृत्व और सटीक समन्वय की ज़रूरत होती है। समय या स्थिति में थोड़ी भी चूक परियोजना को नाकाम कर सकती है। दूसरी कमी यह है रिस्क ऑफ काउंटर अटैक। जब एक तरफ हमला हो रहा होता है तो दूसरी तरफ की रक्षा को कमज़ोर हो सकती है। यदि दुश्मन सतर्क और संगठित हुआ तो वो इन कमज़ोर बिंदुओं का फ़ायदा उठाकर ज़ोरदार काउंटर अटैक कर सकता है। तीसरी कमजोरी है टेरेन लिमिटेशन। इस रणनीति की सफलता काफ़ी हद तक इलाके पर निर्भर करती है। छोटी जगहों पर इस तरह की तिरछी चालों को प्रभावी तरीके से लागू करना मुश्किल हो सकता है। और चौथी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इनएफेक्टिव अगेंस्ट फ्लेक्सिबल आर्मीज। यदि विरोधी सेना तेजी से अपनी स्थिति बदलने में सक्षम हो तो ऑब्लिक ऑर्डर का प्रभाव कम हो सकता है और ये निर्णायक जीत दिलाने में असफल रह सकती है। ऑब्लिक ऑर्डर एक ऐसी रणनीति है जो ये साबित करती है कि सेना बल से ज़्यादा ज़रूरी होता है रणनीति, अनुशासन और सही जगह सही समय पर सही वार करने की क्षमता। तो चाहे फिर बैटल ऑफ लुट्रा का मैदान हो या 18वीं सदी का फ्रेडरिक द ग्रेट के अभियान, इस रणनीति का प्रभाव हर जगह आपको देखने को मिलता है। यह रणनीति बेसिकली छोटी सेनाओं को ये मौका देती है कि वो अपने से बड़े और विशाल सेना को हरा सके। इस रणनीति का प्रभाव आज के मॉडर्न बैटलफील्ड के ऊपर भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे दुश्मन के कमज़ोर हिस्सों को ढूंढा जाता है और वहाँ पे पूरी ताकत के साथ वार किया जाता है। अगर मैं मॉडर्न वॉरफेयर की बात करूँ तो 20वीं सदी के अंदर जो बैटलफील्ड के अंदर यानी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर नाजी जर्मनी ने एक ऐसी रणनीति का उपयोग किया था जिससे उसने उसके आसपास के देशों को हरा दिया था और आधे से ज़्यादा यूरोप को जीत लिया था। आप उस रणनीति का नाम मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इन द एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ऑब्लिक ऑर्डर एक बेहतरीन युद्ध नीति है जिसकी सफलता डिपेंड करती है कि आपका जर्नल कैसा है, साथ में इसको किस तरह से अप्लाई किया गया है और किस युद्ध की परिस्थिति में इसको यूटिलाइज किया गया है। अगर इसे सही तरीके से युद्ध में यूज़ किया जाए तो ये दुश्मन को हराने के लिए सबसे डिस्ट्रॉइंग एक हथियार बन सकती है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो ये खुद के सेना के लिए ही विध्वंसक बन सकती है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये मेरा वीडियो स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स का सेकंड वीडियो है। मैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर कोशिश करूँगा कि कुछ एंशिएंट, कुछ मॉडर्न और कुछ मेडिवल वॉरफेयर के कुछ बेहतरीन टैक्टिक्स को आपके साथ शेयर कर सकूँ, हम डिस्कस कर सके और ये जान सके कि किस प्रकार इन टैक्टिक्स ने बैटलफील्ड को कम्प्लीटली बदल के रख दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में और भी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल लेयर स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।